एस्केलेशन। ईरान ने कल रात इसराइल के ऊपर 400 से ज़्यादा रॉकेट और 200 मिसाइल के साथ अटैक किया, लेकिन इसराइल हर बार की तरह महफूज रहा, वहाँ पर कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। लेकिन नेतन्याहू ने ओपनली चैलेंज किया है ईरान को कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी इसराइल को टारगेट करके, अब ईरान को बदला चुकाना पड़ेगा। इसराइल अपना बदला नहीं छोड़ता, इसराइल किसी को माफ़ नहीं करता। और आज अगर हम बात करें, व्हाइट हाउस के अंदर भी मीटिंग कॉल की गई, मतलब इसराइल और अमेरिका मिलकर क्या ईरान से बदला लेंगे? क्या मिडल ईस्ट के अंदर एक नई जंग छिड़ने वाली है? और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर इसराइल की बात करें तो आज उन्होंने यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं उनको भी इसराइल के अंदर बैन कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो है इसराइल का सपोर्ट नहीं किया। सो हम अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि क्या लगता है कि ईरान खुद को बचा पाएगा इसराइल से, या फिर फ़लस्तीन और गजा की तरह हमारे देखते देखते जो है ईरान और तेहरान भी मिट्टी में मिल जाए। उसकी जो पॉलिसी है, जो खारजा पॉलिसी है, वो बहुत ही मजबूत नहीं है इतनी। ईरान की फॉरेन पॉलिसी मजबूत नहीं है। उसके साथ जो इस्लामी ममालिक है उनका कोई इतिहाद भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं खड़ा, बिल्कुल। ऑन द अदर हैंड जो इसराइल है हमारे पास, उसके पास पूरी दुनिया उसके साथ ठहरी हुई है, उसको बहुत बड़ी फंडिंग की जा रही है, और ये सारा कुछ इसी की वजह से हो रहा है। इसराइल के पास बहुत बड़ी फंडिंग है, यूएन नेशन का पैसा है, दूसरा पैसा है, और ईरान तो खुद लड़ रहा है, उसके साथ किसी किस्म की कोई मुल्क भी उसके साथ नहीं ठहरा हुआ है। एक रशिया के साथ उनकी थोड़ी बहुत लेन देन है, अदरवाइज कोई भी नहीं है। बस सिर्फ बयान दिए जा रहे हैं, यूएन नेशन के अंदर भी सिर्फ बयान दिए गए, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं किया गया। इसराइल तो बहुत ताकतवर इकॉनमी रखता है, उसके पास सुनने में आ रहा है कि यूएन जो है उसको अपना ये मिसाइल्स प्रोवाइड कर रहा है, उसको मैं कह रही हूँ टेक्नोलॉजी का हब ही इसराइल है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का हब है आपके पास, दूसरा आपके पास इकॉनमी का हब है, चूँकि असल चीज़ है इकॉनमी। जो मुल्क जितना मजबूत है इकॉनमी के लिहाज से, वो लड़ने में भी उतना मजबूत ही होगा। ठीक हो गया। इसराइल जो है वो बहुत मजबूत है, उसकी इकॉनमी बहुत ऊपर जा रही है, जबकि ये जो ईरान है ये तो आखिरी सांसों में है, ये भी बस कुछ सांसें ले रही हैं। सही हो गया। अगर इस पॉइंट के ऊपर हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास ईरान है वो उठे, तो इसका ये नहीं है कि ईरान खुद ब खुद कलम उसका नहीं मुकाबला कर सकता, उसके साथ पूरी जो इस्लामी ममालिक हैं उनको साथ देना होगा। इस्लामिक ममालिक तो इसराइल के सामने उफ तक नहीं बोलती। अगर आज हम इंडिया की बात करें, डॉक्टर अजय शंकर ने स्टेटमेंट दिया है कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने पहला हमला इसराइल पे किया था वो एक दहशतगर्दी हमला था। इंडिया इसराइल के साथ कल भी खड़ा है, आज भी खड़ा है, इस हमले से पहले भी खड़ा था, इस हमले के बाद भी खड़ा है। तो इंडिया इस वक्त अपना बहुत क्लियरली कार्ड प्ले कर। जैन साथियों, जब से ईरान ने इसराइल पर हमला किया बॉम्ब के साथ, उसके बाद जो है इसराइल ने अभी तक ईरान पर हमला नहीं किया, लेकिन ईरान के अंदर भय बना पड़ा है, और इसके साथ ही दुनिया के कई देश ने प्रतिक्रिया दिया। कोई इजराइल के साथ है तो कोई इजराइल के साथ नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि ईरान के साथ इस समय कौन है, और ईरान के साथ कोई भी देश इस समय खुलकर सामने नहीं आया हुआ है। रशिया भी थोड़ा बहुत इसका साथ शायद देगा, लेकिन पूरी तरह से खुलकर नहीं आएगा, और शायद ना ही शायद मेरे ख्याल से ये युद्ध में कूदेगा, क्योंकि रशिया का इधर से अभी कोई लेना देना है नहीं, वो खुद ही यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है। और दूसरी तरफ हम देखें तो इस समय ये चल रहा है कि इजराइल ने दुनिया में कई लोगों को बैन कर दिया अपने देश में, जो उनके साथ जो है अभी युद्ध में साथ नहीं दे रहे हैं। यूएन के चीफ को उन्होंने सीधे सीधे बैन कर दिया इजराइल में आने से, क्योंकि भाई उनका मानना है कि इस समय जब इजराइल पर अटैक हुआ तो उन्होंने अभी साथ क्यों नहीं दिया। इजराइल अभी इस समय दुनिया का साथ मांग रहा है। अगर वो ये कह रहा है कि जो उनका दोस्त बनने की कोशिश करता है और वो दिखाता है, तो इस समय वो खुलकर साथ आए, तभी हम मानेंगे कि ये दोस्त है। क्योंकि भाई इस समय इजराइल पर जो है अटैक हुआ है, और वो इसका फैसला जो है वो अब कब अटैक करेगा ये धीरे धीरे प्लानिंग तो कर ही रहा होगा। और जब प्लानिंग करेगा तो जानते हैं कि मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी में से ही माना जाता है, जो कि कभी भी प्रतिक्रिया देगा तो बहुत ही तगड़ी प्रतिक्रिया देगा। अटैक भी करेगा तो उसमें ईरान का बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, उसका अटैक जो है जल्दी खाली नहीं जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, इंडिया बहुत क्लियरली कार्ड प्ले कर रहा है। मगर मुझे बहुत खुशी हुई, मैं रिसेंटली देख रहा था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब गए, उन्होंने तकरीर की, उन्होंने ईरान अपने वाज़े अल्फाज के अंदर उन्होंने ईरान की हिमायत की और जंग बंदी का ऐलान किया। जी, फ़लस्तीन की हिमायत की। तो कुछ किसी ने सुनी? मैम, चूँकि हम भी गरीब हैं, इसलिए अगर हम कोई ताकतवर स्टेट होते तो ज़ाहिर बात है हमारी सुनी जाती। अगर हम इसराइल की बात करें, 1000 से भी कम इनकी पॉपुलेशन है, और अगर इनकी एजेंसीज की बात करें, मोसाद की बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से ऑपरेशन कहा जाता है कि मोसाद कर चुका है। इंडिया की बात करें तो इंडिया हमेशा उन कंट्रीज़ के सपोर्ट में रहता है जो कि इंडिया के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे हैं, पावर में हैं, और इंडिया को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। तो दुश्मन हो या दोस्त हो, इंडिया तो सबके साथ फिर ओपनली खेल रहा है। अगर दोस्त है तो दोस्त है, दुश्मन है तो दुश्मन है। हम कहाँ खड़े हैं? मैम, वो खेल सकता है, चूँकि इंडिया खेल सकता है। मैं रिसेंटली देख रहा था जो उसकी एक्सपोर्ट सिर्फ IT की एक्सपोर्ट है,
वो हमारे पूरे मुल्क के बजट से ज़्यादा है। तो वो बहुत ताकतवर है हमसे। उसके मुल्क ने आईटी के शोबे में बहुत तरक्की की है, एग्रीकल्चर के शोबे में। उसका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस मुल्क के बारे वो अपना बयान जो भी वो देना चाहे वो दे सकता है, हम लोग नहीं दे सकते। चूँकि हम IMF की हमें सपोर्ट चाहिए, हमें दीगर चीज़ों की सपोर्ट चाहिए, इंटरनेशनल इदारों की सपोर्ट चाहिए, उसके बगैर तो हम लोग नहीं चल सकते। तो इसलिए हमारा जो बयान है उसमें वो वज़न नहीं है, या हम उस तरह से बयान नहीं दे सकते जिस तरीके से भारत दे सकता है, या इसराइल की आप बात करें वो बहुत ताकतवर स्टेट है।